हाय दोस्तों, तो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में पास्ट का दिखाया जाता है जहां जेन 4 के प्रेसिडेंट रन मास्टर आमिन से बात कर रहा होता है और मास्टर आमिन इससे कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं, जिस पर रन ये कह रहा होता है कि गलत है, ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर आमिन इससे कहते हैं कि तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते अपने मास्टर्स की बात माननी चाहिए, जिस पर रन कहता है लेकिन मैं ये बात नहीं मान सकता क्योंकि बिल्कुल गलत है। आप मुझे किसी का कत्ल करने के लिए कह रहे हैं। इस पर मास्टर आमिन कहते हैं कि कई दफा हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और ये सब कुछ मैं तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। फिर इसके बाद प्रेजेंट टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पर मैकी मास्टर आमिन के ऑफिस में होती है, जिससे कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि अब से तुम अपनी क्लास की प्रेसिडेंट बन गई हो, तो प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्तों पर कड़ी नजर रखो और ये देखो कि कौन कौन किस तरह से रूल्स को फॉलो कर रहा है। और इसके साथ साथ तुम्हें मास्टर पबॉन की भी मदद करनी होगी स्कूल को ऑर्डर में रखने के लिए। मास्टर आमिन से कहते हैं कि तुम्हारा कोई सवाल है। इससे मैकी कहती है कि आखिर आपने मुझे ही क्यों प्रेसिडेंट के लिए चूज किया। इस पर मास्टर आमिन कहते हैं कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो। मैकी कहती है कि आखिर वो कौन है। मास्टर आमिन कहते हैं कि वो जेन 4 का सीनियर स्टूडेंट रन था और उसके बारे में तुमने कुछ देर पहले मुझसे पूछा भी था। फिर इसके बाद रात के वक्त अनाउंसमेंट होती है, तमाम स्टूडेंट्स को मीटिंग हॉल में बुलाया जाता है और ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मास्टर आमिन और लेडी यानी वहाँ पर मौजूद होती है। मास्टर आमिन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि पिछले कई दिनों से तुम लोग यहाँ पर खुद को एडजस्ट करने में काफी दिक्कत हो रही है और मुझे इस बात का अंदाजा भी है, इसलिए मैं तुम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि तुम लोग एक वीकेंड के लिए अपने घर पर जा सकते हो। ये सुनते ही तमाम स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन इसमें मास्टर आमिन इस बात का एडिशन करते हुए कहते हैं कि लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ किसी एक स्टूडेंट को ही मिलेगी। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ। मास्टर कहते हैं कि ये चीज तुम लोग पे डिपेंड करती है कि जिस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग होगा, वही घर जा पाएगा और तुम लोग ही अपने फेलोज के लिए वोट करोगे। इसके बाद अगले दिन इनकी क्लास दूसरी टीचर के साथ होती है। वहाँ पर टीचर इनसे कहती है कि आज तुम लोग क्लास में एक लेटर लिखोगे अपनी फैमिली के लिए और उसमें अपनी फीलिंग्स को शेयर करोगे। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आजकल के दौर में कौन लेटर लिखता है, जबकि ईमेल, कॉल्स, वीडियो कॉल्स और दूसरी बाकी चीजें भी हैं, हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इस पर मास्टर कहती हैं कि तुम जब लेटर लिखते हो तुम उसके अंदर अपनी फीलिंग्स भी ऐड करते हो और लेटर लिखने से ज्यादा प्रीशियस चीज कोई नहीं, तो मैं ये सब भी आना चाहिए। उससे तुम्हें ये मालूम होगा कि कई बार इंतजार करना कितना मुश्किल और कितना खुशगवार हो सकता है। ये सुनते ही सब स्टूडेंट्स लेटर लिखने लग जाते हैं। फौजी लेटर पर डियर पापा लिख रही होती, लेकिन उसे अपना माजी याद आने लग जाता है कि उसके फादर ने आखिर उसे स्कूल में क्यों भेजा। उनको बेटियां पसंद नहीं थी और वो फौजी पर बिला वजह मारपीट किया करते थे। ये सोचकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि आखिर अब वो खत में क्या लिखे। क्लास खत्म होने के बाद ये सब लोग मीटिंग हॉल में आ जाते हैं। मैकिन सबसे पूछती है कि कौन कौन घर जाना चाहता है। तकरीबन सभी स्टूडेंट्स हाथ खड़ा करते हैं, तो इस पर बाकी सब कहते हैं कि इस तरह हम कैसे वोट कर पाएंगे कि कौन घर जाना चाहता है। मैकी कहती है कि जिसकी रीजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी हम उसे ये अपॉर्चुनिटी देंगे। फिर दूसरी तरफ मैक बॉयज के रूम में आता है, कहता है कि तुम लोग किसके लिए वोट करोगे। तो सब कहते हैं कि हमें अभी नहीं मालूम। इसका भाई मॉर कहता है कि हम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए वोट नहीं करूंगा। पेंगुइन के पास आता है, कहता है क्या तुम मुझे वोट दोगे। तो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये जीन से पूछता है तुम किसको वोट दोगे। जीन इसके सवाल का जवाब देने के बजाय इससे कहता है कि तुम सब मुझे वोट दो, उसके बदले में तुम लोगों को 1 मिलियन दूंगा। ये लोग सब सुन के हैरान हो जाते हैं, जिस पर नाई कहता है कि तो चीटिंग हुई। जीन कहता है कि इसमें क्या चीटिंग हुई, ये तो एक विन विन सिचुएशन हुई। तुम लोगों को सबके बदले पैसे मिलेंगे और मैं सबके बदले घर चला जाऊंगा। पेंगुइन कहता है लेकिन अगर ये इलेक्शन होते तो इसका मतलब तो यही था कि तुमने अपने वोट पैसे से खरीदे और इसके लिए तुम्हें लीगल पनिशमेंट मिलती। जीन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर रहा और ना ही ये कोई इलेक्शंस हैं, तो इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं। नाई कहता है कि ठीक है, अगर तुम बेशर्मी के साथ चीटिंग करना चाहते तो कर लो, लेकिन हम 1 मिलियन का क्या करेंगे। होम स्कूल में रहते हुए तो हम उन पैसों का कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते और यहाँ पर हमें भी 3 साल तक रहना है, तो इसलिए ये ऑफर तो बिल्कुल वर्थलेस है। और दूसरी तरफ तमाम लड़कियां वर्कआउट करके थोड़ा रेस्ट कर रही होती है। थोड़ी देर बाद इनके पास मैक आता है पानी की बॉटल्स लेके, वो इन सबको देता है। कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम लोग काफी थक गई होगी, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ठंडा पानी लेके आया हूँ। ये तमाम हैरान हो जाती है, कहती हैं कि तुम्हारा इस तरह से हमारे लिए पानी लाने के पीछे यकीनन कोई वजह होगी। ये कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वाइट कहती है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो ये कहता है कि तुम लोग पहले पानी पियो, मैं पॉइंट पे भी आता हूँ। ये कहता है कि अगर तुम लोग मुझे वोट दो घर जाने के लिए तो मैं 1 सेमेस्टर के लिए तुम सबका स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ये सब हंसने लग जाती हैं, कहती हैं कि हम अपने काम खुद भी कर सकती हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तभी इसके पास मौक आता है, कहता है कि तुम्हारे पास जीन की तरह इन सबको 1 मिलियन देने के लिए नहीं है, तो इसलिए तुम इनको अपनी गुलामी ऑफर कर रहे हो। ये दोनों भाई आपस में बहस करने लग जाते हैं और अब इनकी बहस लड़ाई में बदल रही होती है। मैकी उठती है और इससे सवाल करती है कि तुमने अभी 1 मिलियन के बारे में क्या बात कही, तुम मुझे दोबारा बताना। मॉक इससे कहता है कि जीन ने ऑफर दी है कि जो कोई भी उसे वोट देगा उसे 1 मिलियन देगा। मैकी कहती है कि ये तो गलत है, हमें उसको वोट देना चाहिए जो बाकी में डिजर्विंग है। व्हाइट कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरा दिल चाहता है कि मैं पेंगुइन को वोट दूं, मुझे उसके लिए काफी सॉरी फील होता है कि उसकी जो कंडीशन थी पिछले दिन और जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सही नहीं
था। फिर इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स गार्डन की सफाई कर रहे होते हैं और फैंग को उस दौरान वाइट की बात याद आती है कि वो किसको वोट देगी। उसने फैंगोंग का नाम लिया था क्योंकि वो उसके लिए सॉरी फील कर रही थी। और ये सब कुछ सोचने के बाद ही एकदम से ये शायद बीमार होने का ड्रामा करती है और खड़ी खड़ी लड़खड़ाने लग जाती है। फिर उसको देख के इसके पास आती है और कहती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। ये इससे कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रही है शायद, और कुछ नहीं। फैंगोंग कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम जाकर रेस्ट करो और कुछ दवाई ले लो। ये वहाँ एक साइड पे बैठने के बाद इन सबसे कहती है कि दोस्तों मुझे माफ कर देना कि मैं तुम लोगों की काम में मदद नहीं कर पा रही और तुम लोग पे बर्डन बन गई हूँ। मैगी कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, काम को इतना ज्यादा नहीं है, तुम रेस्ट करो। इस पे कहती है कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक हूँ और हमेशा मेरे इर्द गिर्द के लोगों को ही मेरा ख्याल रखना पड़ा है, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगी। मुझे डिटरमिन होना होगा और तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स जान सकें कि मैं अब अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो दोबारा से सफाई करने के लिए उठती है, लेकिन चंद सेकंड वहाँ पे खड़ी रहने के बाद ये वहीं पर गिर जाती है। इसके दोस्त इसको वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और ये जब बेड पर लेटी होती है तो ये रोते हुए ये बोल रही होती है कि मुझे अपने घर जाना है, मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपनी मॉम की याद आ रही है। और फिर इसकी ऐसी हालत देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि मैं फ्लैंक को वोट दूंगी। और इसके बाकी सब दोस्तों का भी यही ख्याल होता है। थोड़ी ही देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। इनके जाते ही फ्लैंक उठकर बैठ जाती है और बिल्कुल ठीक होती है और मालूम होता है कि ये सब कुछ इसकी एक्टिंग का हिस्सा था, ये सिर्फ घर जाने के लिए ऐसा कर रही थी। और इसके बाद ये अपना लेटर खोल के पढ़ रही होती है जो कि इसने अपनी मॉम के लिए लिखा होता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती, ये जगह एक जेल जैसी है और हर वक्त हमें यहाँ पे पनिशमेंट मिलती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक दिन फैंगोंग स्कूल से घर वापस आती है। इसकी मॉम कॉल पे किसी से बात कर रही होती है, अपनी मॉम को कहती है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, लेकिन इसकी मॉम इसकी बातों को अनसुनी कर देती है। लेकिन फ्लैंक फिर भी बार बार अपनी मॉम को मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही होती है। इस बार इसकी मॉम से कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है जब मैं काम के सिलसिले में कॉल पे बात कर रही हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। ऐसा देख के फ्लैंक शायद हर्ट हो जाती है और उसके हाथ में जो शील्ड होती है उससे अपनी कलाई काट लेती है और चीखने लग जाती है। इसकी मॉम वो देखकर इसके लिए फर्स्ट एड किट लेने चली जाती हैं और उसके बाद इसके फेशियल एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसे ये सब कुछ ये सिर्फ इंटेंशन सीख करने के लिए कर रही हो। उसके थोड़ी देर बाद फ्लैंक किचन में जाती है जहाँ पर तिब्बत और फैंगोंग खाना बना रहे होते हैं। उनके पास जाती कहती कि मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए। वो कहते हैं कि तुम कह सकती, तुम्हें क्या कहना है। उनसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं कुछ नरम गुज़ा लेना चाहती हूँ, मुझसे कुछ हार्ड नहीं खाया जाएगा, तो क्या तुम लोग मेरे लिए कुछ लाइट सा बना दोगे। इस पे तिब्बत कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, अब तुम जाकर रेस्ट करो। तो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम लोगों से फेवर भी ले रही हूँ, तुम लोगों किसी काम भी नहीं आ रही। इस पे तिब्बत कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम यहाँ पर पड़ी वेजिटेबल्स को काट सकती हो, तब तक हम बाकी काम करते हैं। तो वेजिटेबल्स को काटना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ से किचन में फौजी आ रही होती जो कि थोड़ी देर के लिए बाहर रुक जाती है और फ्लैंक को कटिंग करते हुए देखने लग जाती है। वो देख रही होती है कि एकदम से ये वेजिटेबल को छोड़कर अपने हाथ में नाइफ उठाकर अपने फिंगर पर खुद ही कट लगा लेती है और ये सब कुछ फौजी देख लेती है। दूसरी तरफ ये चीख मारती है और तिब्बत और फैंगोंग इसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और इसके पास जाकर देखते हैं। और ये यहाँ पर भी बहाना बना रही होती है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया कि आखिर कब मैंने अपनी फिंगर पर नाइफ चला दी, मैं बहुत ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं तुम लोगों के काम भी नहीं आ सकी। तिब्बत इससे कहता है कि तुम बस जाकर रेस्ट करो। तिब्बत इससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देता हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। ये सुनते ही ये रोने लग जाती है। फैंगोंग कहता है क्या तुम अपने जख्म की वजह से रो रही हो। तो ये कहती है कि नहीं, बल्कि जो तिब्बत ने कहा उससे मुझे अपनी मॉम की याद आ गई। मुझे मुसलसल ये सब कुछ देख रही थी बाहर खड़ी होकर, मेरी मॉम भी मुझे ऐसा ही कहा करती थी, मुझे अपनी मॉम की बहुत याद आ रही है। जब ये किचन से बाहर निकल रही होती है तो कॉरिडोर में से फौजी मिलती है। उसे कहती है कि फ्लैंक मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बकवास बंद कर देनी चाहिए। फ्लैंक कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। फौजी कहती है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो, कमजोर होने का नाटक कर रही हो, तुम इसे बंद करो। मैं ये जान चुकी हूँ कि तुमने सब कुछ इसलिए करी ताकि तुम अपने घर जा सको। फ्लैंक कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या बात कर रही हो। फौजी इसकी उंगली पकड़ते कहती है कि मैंने तुम्हें देख लिया था, तुमने जो कुछ आज किचन में किया था, और कहती है कि अब मैं देखती हूँ कि तुम्हारा वो जख्म दर्द करता है कि नहीं। इसकी उंगली पकड़कर उससे दबाना चाह रही होती है, लेकिन उसी वक्त फ्यू वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। फौजी इससे कहती है कि ये हम सबके सामने ड्रामा करी, ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई बीमार नहीं है। इस पे फ्लैंक कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। फ्यू इससे कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए और फ्लैंक तुम फौजी को इग्नोर करो। दूसरी तरफ मीटिंग हॉल में मैकी, वाई, फैंगोंग, नाई और तिब्बत बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे को स्टडीज में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फ्यू आती है और कहती है कि तुम लोगों में से किसी ने फ्लैंक को देखा है। वाइट कहती है मैंने उसे थोड़ी देर पहले कॉरिडोर में देखा था। तो कहती है कि उसकी कुछ देर पहले फौजी के साथ लड़ाई हुई, वो काफी अपसेट दिखाई दे रही थी, अब मुझे मालूम नहीं कि वो कहाँ है। मैकी कहती है कि वो वहीं पे होगी, तुम जाकर चेक करो। फ्यू वहाँ से चली जाती है और जब कमरे में जाती है तो वहाँ पर फ्लैंक बेहोश होती है और उसके माथे से खून भी बह रहा होता है। ये बाकी सबको मदद के लिए बुलाती है तो ये सभी इसकी आवाज सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद होती है। इसके बाद मास्टर कहते
कहते हैं कि तुम्हें अपने जख्मों को पानी से बचाना होगा। ये कहती है कि मेरे दोस्त कहाँ पे हैं, तो मास्टर कहते हैं कि वो सब तो सोने के लिए चले गए हैं। ये भी वहाँ से जाना चाह रही होती है, लेकिन मास्टर इसका हाथ रोककर इससे कहती हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में भी बात चल रही है तो तुम अपने किसी भी मास्टर को बता सकती हो। ये कहती है कि किस तरह की बात। इसके मास्टर कहते हैं कि कोई ऐसी बात जो तुम्हारे लिए परेशानी का बायस हो। ये थोड़ा सोचने के बाद कहती है, मैं इस तरह से बीमार रह रह के थक गई हूँ, मुझे अपने आप से कोफ्त होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो मैं यकीनी तौर पर मर जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पा रही। मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे मेरी मॉम बहुत याद आती है, मैं उनके बगैर अब यहाँ पर नहीं रह सकती। मास्टर कहते लेकिन तुम्हारी मॉम तो यही चाहती है कि तुम यहीं पे रहो। फिर इसके बाद अगली सुबह ये सभी स्टूडेंट्स मीटिंग हॉल में मौजूद होते हैं। वहाँ पे मास्टर यानी आती है जो कि घर जाने के रिजल्ट को अनाउंस करती हैं और कहती हैं कि तुम सब में से जिसने सबसे ज्यादा वोट्स हासिल किए हैं वो फ्लैंग है, इसको 6 वोट्स मिले होते हैं। फौजी को सब कुछ देख गुस्सा आ रहा होता है और ये खड़ी होती है, कहती है कि मैं इस चीज को प्रोजेक्ट करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि फ्लैंग वाकई में डिजर्विंग है। व्हाइट कहती है तुम्हें मेजोरिटी के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फौजी कहती है कि मैं रिस्पेक्ट कैसे करूँ जबकि फ्लैंग ने हम सबको धोखा दिया है। तिब्बत कहता है कि तुम्हारी इस बात से क्या मतलब है फौजी। ये कहती है कि इसने बीमार रहने का ड्रामा किया, ये बिल्कुल ठीक थी, हम सबकी टेंशन हासिल करने के लिए ये वक्तन फ वक्तन अपने आप को किसी न किसी मुसीबत में डालती रही। फ्लैंग कहती है कि तुम क्या पागल हो गई हो, मैं अपने आप को क्यों खुद जानबूझकर मुसीबत में डालूंगी। ह्यूगो कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, अगर है तो तुम दिखाओ, तुम बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। बाकी सब यही बात कह रहे होते हैं कि कोई भी इतना पागल नहीं होता कि अपने आप को चोट पहुंचाए, तकलीफ दे। मुझे कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि सभी कितनी शिद्दत से अपने घर जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं घर जाने के लिए तुम सबसे झूठ नहीं बोल सकती, तुम लोग मेरी बात का यकीन करो, फ्लैंग ने हम सबको धोखा दिया है। तभी वहाँ पर मास्टर आमिन आ जाते हैं और कहते हैं कि फौजी ये कह रही है फ्लैंग ने तुम सबसे झूठ बोला है। मास्टर आमिन कहते हैं क्या तुम अभी भी अपने लफ्जों पर खड़ी हुई हो, क्या तुम ऐसा ही कहती हो। फौजी कहती है कि मैं अभी भी यही कह रही हूँ कि फ्लैंग ने हम सबसे झूठ बोला है सिर्फ घर जाने के लिए। फिर इसके बाद फ्लैंग से भी पूछा जाता है कि तुम भी अपनी बात पे इंसिस्ट कर रही हो कि तुमने झूठ नहीं बोला। फ्लैंग कहती है कि जी बिल्कुल मैं भी सच ही बता रही हूँ। फिर इसके बाद वीडियो प्ले की जाती है उस दिन की जहाँ ये लोग सफाई कर रहे थे और उस दौरान फ्लैंग की तबीयत खराब हो गई थी। फिर उसके बाद वो भी दिखाया जाता है कि जब इसके सर पे चोट लगी थी एक्चुअल में इसने खुद ही अपने सर पर एक बुक मारी थी, जिसकी वजह से इसके माथे से खून बहने लग गया था। सबको सच्चाई का मालूम हो जाता है और इस पर मास्टर आमिन कहते हैं कि ये वोटिंग बिल्कुल जाया होगी, दोबारा कोई वोटिंग नहीं होगी, तुम लोगों में सब दोबारा कोई अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं जाएगा। ना ही कहता है कि लेकिन ये दूसरों के साथ तो नाइंसाफी होगी। फ्लैंग वहाँ खड़ी होकर रो रही होती है और इसी बात पे इंसिस्ट कर रही होती है कि इसने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद फ्लैंग रूम में आती है जहाँ पर ये सब मौजूद होती हैं। ये इन सबसे आके कहती है कि तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे। ये पीयू के पास आती है, कहती है कि मुझे एक्सप्लेन करने दो, लेकिन पीयू से कुछ कहे बगैर आगे आके बैठ जाती है और ये फिर सबको मुखातिब करके कहती है कि आखिर तुम सब लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने किसी का कत्ल कर दिया हो। तुम लोग शायद भूल गए हो कि जिंगजाई ने भी कुछ अर्सा पहले झूठ बोला था, लेकिन उसको तो किसी ने भी ऐसे ट्रीट नहीं किया था। मुझे कहती है कि लेकिन बात यहाँ पर यह है कि तुम सच्चाई मानने से इनकार कर रही हो, तुम मुसलसल अपने झूठ पर इसरार करी जा रही हो कि तुमने वो झूठ नहीं कहा, जबकि जिंगजाई ने उस झूठ का इतराफ कर लिया था। इतना कुछ सुनने के बाद फ्लैंग वहाँ से चली जाती है। मैगी कहती है कि तुम सबको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फौजी कहती है कि तुम क्या कहती हो, मुझसे सर पे चढ़ा के रखे। व्हाइट कहती है कि तुम लोगों को फिर भी इससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। फौजी कहती है कि लेकिन उसने हमसे एक दफा भी माफी नहीं मांगी। व्हाइट और मैगी कहती है कि लेकिन तुम लोगों ने उसे एक दफा भी माफी मांगने का मौका नहीं दिया, बस उसे डांटी जा रही थी। वो इस तरह से हम सबके बीच में आखिर कैसा फील कर रही होगी। ये कहते हैं ये दोनों बाहर फ्लैंग को ढूंढने चली जाती हैं। कॉरिडोर में इनको नायर, तिब्बत और फेंगुन भी मिलते हैं। ये उनको भी बताती है कि फ्लैंग यहाँ से काफी देर से गायब है और उसे मिलनी नहीं। ये सब लोग उसे ढूंढने के लिए 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। व्हाइट और मैगी काफी देर से इसको तलाश कर रही होती है, ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है। अचानक से व्हाइट की नजर ऊपर पड़ती है। ये कॉरिडोर की सीलिंग से बाहर की तरफ खड़ी होती है जैसे ये खुदकुशी करने का इरादा रखती हो। ये इसे देखकर ऊंची ऊंची बोलने लग जाती है और इसे कहती है कि तुम काम डाउन हो जाओ और वहाँ से वापस उतर आओ, लेकिन ये इनकी कहीं अनसुनी कर देती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाती है।